हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक जबरदस्त राइड कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, आज हम लोग राइड कंपेयर करने वाले हैं ऑल न्यू बजाज पल्सर N150 विद इट्स वेरी टफ कॉम्पिटिटर दैट इज होंडा SP160। जी हां दोस्तों, दोनों की राइड कंपैरिजन करेंगे। मेन फोकस वीडियो में ये रहेगा कि दोनों में राइड करते वक्त आपको डिफरेंसेस क्या समझ में आती है, लेकिन इसके अलावा क्या आप लोग को प्राइस पे करना होगा, फीचर स्पेसिफिकेशन, माइलेज आप लोग को क्या देखने में मिल सकती है, सब कुछ मैं आप लोग को बताऊंगा ताकि एंड तक आप लोग को क्लियर आइडिया मिल जाए कि 2023 में दोनों में से आप लोगों के लिए खरीदना कौन सा सही हो सकता है। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू OSL, बजाज ठाकुरपुकुर एंड लीड स्टोनर तारातोला फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक्स, ताकि ये राइड कंपैरिजन में आप लोगों तक पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के हावड़ा, हुगली, कोलकाता में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप बजाज या यहाँ पर होंडा की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम का कॉन्टैक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स अभी आपको आपके स्क्रीन पर दिख गई होगी। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को राइड पे जाने से पहले एक छोटा सा वॉक अराउंड दे देता हूँ ताकि डिफरेंसेस, सिमिलरिटीज के बारे में बता सकूँ। फ्रंट व्यू में अगर आप लोग देखते हैं तो ट्विन LED DRL मिलता है। प्रोजेक्टर लैंप आप लोगों को यहाँ पर N150 में देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को LED तो मिल रही है लेकिन प्रोजेक्टर लैंप या फिर LED DRL नहीं मिलेगी। जैसे आप यहाँ पर मतलब इग्निशन को ऑन करते हैं, कंप्लीट हेडलैम्प का जो सेटअप है आप उसको ऑपरेट कर पाएंगे। दोनों में ही आप लोगों को यहाँ पर जो बल्ब की टर्न इंडिकेटर्स है वो देखने में मिल जाएगी, भले ही यहाँ पर जो मतलब डिजाइन है वो आपको अलग देखने में मिलेगी। देन अगर आप लोग सस्पेंशन देखते हैं दोस्तों, तो दोनों में ही आप लोगों को 31 mm की जो टेलीस्कोपिक फोक है वो देखने में मिल रही है, लेकिन यहाँ पर आप लोग को ये फोक प्रोटेक्टर मिल रही है जो SP160 में नहीं है। देन दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ पर टायर देख रहे हैं तो यहाँ पर पल्सर में आप लोगों को 90/90 सेक्शन की टायर देखने को मिल जाएगी विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। लेकिन जब आप यहाँ पर SP में देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 80/100 सेक्शन की जो टायर है वो देखने में मिल जाएगी विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। देन अगर आप लोग सेफ्टी देख रहे हैं दोस्तों, तो दोनों में ही आप लोगों को सिंगल चैनल ABS का ऑप्शन देखने में मिल जाएगा। पल्सर में जब आप देख रहे हैं तो 260 mm की ये जो डिस्क है विद नॉर्मल कैलिपर आपको देखने में मिल जाएगी, लेकिन जब आप SP160 में देख रहे हैं तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग को 276 mm की यहाँ पर ये जो पेडल डिस्क है वो आप लोग को देखने में मिल जाएगी। तो ये थोड़ी सी बड़ी है। अब चलने में कौन कितनी ज्यादा डिफरेंस है वो तो आप लोग को पता चलने ही वाला है। अब दोस्तों यहाँ पर पावर हाउस ऑफ द बाइक इंजन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को N150 के बारे में बता दूं। अब एक चीज और कॉमन है दोस्तों, ये जो आप किकस्टार्ट देख रहे हैं ये दोनों ही बाइकों में आप लोगों को देखने में मिल जाती है। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को 149.68 cc SOHC 2 वाल्व एयर कूल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन देखने में मिल रहा है। पावर फिगर्स अगर आप लोग देख रहे हैं 14.5 PS तक की मैक्स पावर और 13.5 न्यूटन तक की मैक्स टॉर्क आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाएगी। बाकी दोस्तों एयर कूल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन यहाँ पर आप लोगों को SP160 में भी मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग इसकी डिस्प्लेसमेंट देखते हैं तो 162.7 cc की आप लोग को यहाँ पर मिलती है। तो करीबन आप कह सकते हैं कि मतलब 13 cc तक यहाँ पर आपको ज्यादा देखने में मिलेगी। अब पावर फिगर्स अगर आप लोग देख रहे हैं, N150 में था 14.5 PS की मैक्स पावर, यहाँ पर 13.5। N150 में आप लोग को 13.5 न्यूटन की मैक्स टॉर्क मिल रही थी, यहाँ पर आप लोग को 14.5 न्यूटन की मैक्स टॉर्क मिल रही है। चलने में क्या डिफरेंस है वो तो आगे हम लोग बिल्कुल यहाँ पर बात करने ही वाले हैं। और दोस्तों, अगर आप लोग रेयर सेक्शन देख रहे हैं, सबसे पहले जो आवाज है N150 की आप लोग सुन लीजिए। एक बार इसकी जो की है उसको यहाँ पर ऑन करते हैं। तो इसकी जो आवाज़ थी दोस्तों वो आप लोगों ने यहाँ पर सुन लिया है। अब यहाँ पर जो SP है इसकी भी जो आवाज़ है वो सुन लीजिए। अब यहाँ पर रेगुलर या फिर आप कह सकते हो जो नॉर्मल एग्जॉस्ट है वो है, वहाँ पर आपको वो अंडरव्हील एग्जॉस्ट मिल रही थी। तो दोस्तों इसकी भी एग्जॉस्ट साउंड आप लोगों ने सुन ली है। अब सीट हाइट की जहाँ तक बात है, यहाँ पर 796 mm की है, यहाँ पर पल्सर में 790 mm की। बाकी किस तरीके से ये परफॉर्म करती है आगे चलते हुए बात करेंगे। 12 लीटर का टैंक, 14 लीटर का टैंक, माइलेज करीबन 45 प्लस तक की दोनों में ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगर आप लोग ग्राउंड क्लियरेंस देखते हैं तो N150 में यहाँ पर आप लोगों को 165 की मिलती है, लेकिन SP160 में आप लोगों को 177 की मिलेगी। वेट यहाँ पर 145 किलोग्राम है, वहाँ पर सिंगल डिस्क में आप लोगों को 139, डुअल डिस्क में आप लोगों को वहाँ पर 141 किलोग्राम की मिल जाएगी। रियर अगर आप लोग सेक्शन देख रहे हैं दोस्तों, 120/80 सेक्शन की टायर है विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील और यहाँ पर 130 mm की ड्रम ब्रेक ही है। और ये सस्पेंशन आप लोगों को मोनोशॉक मिल रही है, लेकिन जब आप SP में आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को जो रेयर सेक्शन मिल रही है वो है 130/70 सेक्शन के टायर के साथ, और साथ ही 17 इंचेस की अलॉय व्हील तो है ही, लेकिन यहाँ पर 130 mm की ड्रम ब्रेक के साथ 220 mm की जो पेडल डिस्क है इसका भी ऑप्शन आपको देखने में मिलता है। तो कितनी डिफरेंस है दोनों में चलते वक्त आगे देखेंगे। सस्पेंशन अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर भी आपको मोनोशॉक ही मिल रही है। दोनों बाइक में ही दोस्तों आपको OBD2 और E20 का जो अपडेट है वो भी देखने में मिल जाता है। स्ट्रेट मतलब इसका ये बनता है दोस्तों कि
20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल से बनने वाली जो फ्लेक्स फ्यूल है, कभी इंडियन मार्केट में आती है तो दोनों ही बाइक उसमें आराम से रन कर जाएगी। साथ ही अगर आप हैंडल बार देख रहे हैं तो नॉर्मल सी ही है। और यहाँ पर आप लोगों को जो हैजार्ड लैम्प का ऑप्शन है आप देख सकते हैं वो भी आप लोगों को मिल रही है, जो कि N150 में देखने में नहीं मिलती है। देन यहाँ पर आप लोगों को स्पीडो, ओडो, टैको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। देन यहाँ पर आप लोगों को ये जो टाइम है वो भी देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर आप मोड का बटन, सिलेक्ट का बटन इस्तेमाल कर रहे हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को और देखने में मिले, जैसे ट्रिप ए, ट्रिप बी, बैटरी का जो वोल्टेज इंडिकेटर है, वो जो सारी चीज़ें हैं यहाँ पर आपको देखने में मिल जाती है। यहाँ पर भी दोस्तों नॉर्मल से जो हैंडल बार है वही आप लोगों को देखने में मिल जाती है, जैसे कि यहाँ पर की ऑन करते हैं, पास लाइट का स्विच, हाई बीम, लो बीम, टर्न इंडिकेटर्स, हॉर्न इज डिसेंट। राइट साइड में आप आते हैं तो इंजन किल स्विच है, इंजन ऑन करने का स्विच, एग्जॉस्ट साउंड आप लोगों ने सुन लिया है। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को जो चार्जिंग सॉकेट है वो मिल रही है और इसमें आप लोगों को हैजार्ड लैम्प देखने को मिल रहा था। यहाँ पर जब आप इसकी मीटर कंसोल देख रहे हैं दोस्तों तो कंप्लीट बेजललेस है और सेमी डिजिटल है, क्योंकि यहाँ पर ये एनालॉग मीटर कंपनी ने जानबूझकर लगाया, क्योंकि ये काफ़ी लोग पसंद करते हैं। यहाँ पर भी स्पीडो, ओडो, टैको, गियर पोजिशन सेंसर, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी वगैरह, डिस्टेंस टू एम्प्टी यहाँ पर भी आपको देखने मिल जाती है। और यहाँ पर ये जो रियर व्यू मिरर्स आप देख रहे हैं दोस्तों, इसके बारे में आगे हम लोग चलते हुए बिल्कुल बात करने वाले हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर इसकी ये जो छोटी सी वॉक अराउंड है वो देख लिया और चलिए अब चलते हैं इसकी राइड पर एंड देन देखते हैं दोनों में आप लोग को एक्सपीरियंस कैसा देखने में मिल सकता है। और चलिए दोस्तों अब राइड कंपैरिजन को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले SV160 के बारे में यहाँ पर बात करते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हैजार्ड है वो ऑन है, बाइक मैंने ऑलरेडी यहाँ पर ऑन कर रखी है। सीट पर जब आप बैठ रहे हैं दोस्तों तो एक बात तो है कि कंफर्टेबल है, सॉफ्ट नहीं है, मैंने ऑलरेडी रिव्यू के टाइम पे भी कहा था। फर्स्ट गियर और सेकेंड गियर, थर्ड गियर। अब दोस्तों एक बात है, लो एंड टॉर्क जो है ना वो आप लोगों को कम्प्लीटली समझ में आती है कि इसमें आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। ठीक है, एक बात मैं आप लोगों को और बताना चाहूँगा, मतलब इनिशियल एक्सेलरेशन तो दोस्तों गजब की है, उसमें आपको वैसे कोई प्रॉब्लम फील नहीं होने वाली है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको और बता सकता हूँ ना, जब आप इस पर बैठ रहे हैं तो सीट कंफर्टेबल होने के साथ साथ ना आप हल्का सा सामने की तरफ झुक रहे हैं और वहीं अगर आप लोग इसकी फुटपेक्स देख रहे हैं तो ये देखिए काफ़ी ज़्यादा रियर फिटेड है, ऐसा नहीं है। तो आप एक कंफर्टेबल जो राइडिंग पोजीशन है वो भी आप लोग को मिल रही है, ताकि आप लॉन्ग राइड्स पर भी जाना चाह रहे हैं, 160 सीसी की बाइक आप जा ही सकते हैं, तो उसमें भी आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ओवरऑल सीटिंग पोजीशन जो है वो भी सही है और हाथ आपकी जो है थोड़ी सी ऊपर ही है, तो ओवरऑल एक अच्छी जो कंफर्टेबल राइड है वो भी आप लोग को यहाँ पर देखने में मिल जाती है। और पीछे कोई है तो नहीं, पीछे कोई नहीं है, मोड़ लेते हैं। ये देखिए छोटी सी जगह पे हम लोगों ने बाइक को इतनी अच्छी तरीके से मोड़ भी लिया है। तो टर्न रेडियस भी जो है दोस्तों इस बाइक का काफ़ी बढ़िया है, और चाहे आप पिलियन के हिसाब से क्यों ना बैठे हो, स्पेस आपको अच्छा मिल रहा है, और चाहे आप राइडर ही क्यों ना हो। अब दोस्तों यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर क्लच के बारे में बताऊँ तो यस, मतलब सॉफ्ट साइड पे नहीं है, मिड साइड पे है, ना सॉफ्ट ना हार्ड। और वही अगर मैं आप लोगों को बताऊँ अबाउट द गियर चेंजिंग, या फिर आप मतलब अप शिफ्ट या डाउन शिफ्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होता है ना कि आपको हल्का सा एफर्ट के साथ ये करना हो रहा है, चाहे आप अप शिफ्ट कर रहे हो या फिर आप डाउन शिफ्ट कर रहे हो। और चलिए जैसे हर वीडियो में आपको करके बताता हूँ, पहले इसकी जो एक्सीलरेशन है उसको टेस्ट करते हैं, देन इसकी जो परफॉर्मेंस उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट गियर पर रख दिया है 3 हॉर्न के साथ। जीरो टू 60 आप लोगों ने देख लिया है। टाइम फॉर 0 to 100। ओह, वो भी इसने क्लियर कर लिया है। दोस्तों देखा जाए ना 80-90 तक भी ना आपको बहुत ज़्यादा वो वाइब्रेशन समझ में नहीं आ रही है, उसके बाद ना हल्का सा वो फुटपिक्स पर समझ में आ रहा है, लेकिन हाँ लॉन्ग राइड्स पे आपको बॉदर नहीं करेगी। एक बार मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, वाइब्रेशन देखिए, देख रहे हैं आपको जो मतलब ये आईना है उस पर बहुत ज़्यादा समझ में वो भी नहीं आ रही है। अब स्टेबिलिटी दोस्तों नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है, उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फील नहीं हो रही है, तो लॉन्ग राइड्स पे ये भी काफ़ी अच्छी बात बनती है। साथ ही दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊं, कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड आप 80 से 90 के बीच में भी रख रहे हैं ना, अच्छा खासा आपको राइड मिल जाएगा, लेकिन अब वहाँ पर माइलेज घटती है। और दोस्तों अब इसकी जो ब्रेकिंग है उसको भी टेस्ट करते हैं। सबसे पहले इसको 60 तक ले चलते हैं, देन इसकी फ्रंट ब्रेक को टेस्ट करेंगे एंड 65 तक आ गए थे हम। ओह, ऑब्जर्वेशन दोस्तों आप बताने दीजिए, यहाँ पर ना आप लोगों को मतलब जब मैंने एक्सट्रीम इसको प्रेस किया तो शायद वो फिसल सकती थी, तभी यहाँ पर ABS ने इंक्लूड किया, तो ये एक बहुत बढ़िया बात है। बाकी काफ़ी बढ़िया जो ब्रेकिंग रिस्पॉन्स है, फीडबैक, बाइट आपको अच्छी मिल रही है। और ये जो आप लीवर देख रहे हैं दोस्तों, ब्रेक लीवर फ्रंट ब्रेक की, ये थोड़ी सी सॉफ्टर साइड पे है, तो आपको अच्छी तरीके से पुल करना होता है, तो आपको अच्छी रिजल्ट जो है वो देखने में मिल जाती है। और दोस्तों अब इसकी जो रेयर ब्रेक है इसको हम लोग 50 पे टेस्ट करेंगे। चलिए, एंड रियर ब्रेक अप्लाइड 55 तक आ गए थे।
हो देखा आप लोगों ने, हल्की सी स्लिप करी थी। तो यही जो बात है ना कि स्लिप को रोके कैसे, तो वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले रियर ब्रेक अप्लाई कीजिए, देन फ्रंट ब्रेक को दिखाने दीजिए मुझे। ये देखिए, रियर ब्रेक विथ फ्रंट ब्रेक अप्लाइड। ये देखिए फ्रंट ब्रेक की जो एबीएस की इंट्रूशन है अभी भी मुझे समझ में आई है। तो कह सकते हैं कि एबीएस अच्छी खासी इंट्रूशन यहाँ पर अपना दिखा रही है। और वही अगर मैं आप लोगों को दोस्तों यहाँ पर बताऊँ कि आप लोगों को जो हैंडलिंग है या फिर सस्पेंशन है वो कैसे दिख रही है, तो मैं कह सकता हूँ दोस्तों, चाहे फ्रंट हो चाहे ये मतलब रियर सस्पेंशन, आपको ना थोड़ी सी मिड साइड पर सेट हुई देखने को मिलेगी, ताकि अगर आप ये गड्ढे वगैरह पे यहाँ पर उतार रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर उतारते हैं। ये देखिए, ये सामने हमारे एक और भाई हैं, तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं दोस्तों, तो मतलब बहुत ज़्यादा झटका आपको फील नहीं हो रहा। तो आप कह सकते हैं कि फीडबैक आपको सस्पेंशन से अच्छी मिल रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा जर्क भी नहीं मिल रही है। तो चाहे कोई से भी सिचुएशन हो, देखिए ये देखिए, ओह देखा आप लोगों ने, मतलब काफ़ी ज़्यादा वो मतलब पत्थर उत्थर गिरा हुआ, तो उसके ऊपर से भी गया, तो बहुत ज़्यादा वो जो जर्क है बैक को फील नहीं हुई। तो चाहे आप हाई स्पीड्स पर हो, चाहे आप टॉप स्पीड पर हो, चाहे आप इंडियन रोड्स में सिचुएशन कोई भी आप फेस कर रहे हो, आपको कंफर्टेबल राइड मिले सस्पेंशन से, वो कंपनी ने बिल्कुल यहाँ पर इंश्योर किया हुआ है। इन शॉर्ट आप कह सकते हैं सस्पेंशन से जो कंफर्ट है, कंफर्टनेस है सस्पेंशन की, वो आपको काफ़ी अच्छी मिल रही है। और दोस्तों हैंडलिंग की जहाँ तक बात है, तो मैं बिल्कुल कह सकता हूँ, जब आप ये कर रहे हैं ना, तो आप लोगों को यहाँ पर ये जो 141 किलोग्राम की वेट है, ट्रस्ट में दोस्तों बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है। गाड़ी मैंने ऑलरेडी आपको कहा है एक्सेलरेशन के दौरान कि काफ़ी हल्की भी महसूस होती है, स्टेबल भी है, और जब आप हिल डोल कर रहे हैं गाड़ी में, तो वेट भी बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रही है। तो ओवरऑल एक अच्छा सा आप लोगों को यहाँ पर जो हैंडलिंग है वो देखने को मिलता है। सिटिंग पोजीशन भी काफ़ी कंफर्टेबल है, आप देख सकते हैं टक इन करके आप पैर के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं। रियर व्यू मिरर अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, तो उसमें जो रियर व्यू है वो भी आप लोगों को काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पर देखने में मिलती है। स्पीडो, ओडो, टैको, ठीक है, गियर पोजिशन सेंसर, आप लोगों को सब कुछ देखने में मिलता है। और कंप्लीटली जो आप कह सकते हैं कि डिजिटल मीटर कंसोल है, मतलब काफ़ी हद तक CB300 की याद दिलाती है। तो वो सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पर देखने में मिलती है। तो ओवरऑल यहाँ पर आपको जो फील मिल रहा है ना हैंडलिंग का, वो आपको काफ़ी गजब का मिल रहा है। और चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि इसका जो कॉम्पिटिटर है न्यूली लॉन्च N150 पल्सर की, वो कितना अच्छा परफॉर्म करती है इसके मुकाबले। और दोस्तों अब राइड कंपैरिजन की बारी है विद पल्सर N150। सीट हाइट 6 mm तक कम है, लेकिन बैठते वक्त वो बहुत ज़्यादा आपको समझ में नहीं आ रही है। साइड स्टैंड हटा देते हैं, इंडिकेशन चली गई है, वही दो है दोस्तों, मतलब कंफर्टेबल है, मैं कह सकता हूँ सॉफ्ट तो बिल्कुल भी नहीं, और फील भी वैसे ही है। ठीक है, चलिए, फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, थर्ड गियर। अब देखिए दोस्तों, ऑनेस्टली एक बात तो मैं कहना चाहूँगा, स्मूथनेस की जो मामला है ना, वो यहाँ पर आपको ज़्यादा फील होती है। ठीक है, बाकी एक्सेलरेशन के टाइम पे वाइब्रेशन के बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन अभी अगर मैं आपको बताऊँ दोस्तों, तो हैंडल बार यहाँ पर थोड़ी सी और ऊंची है, तो सिटिंग पोजीशन जो अपराइटनेस है वो आपको थोड़ी सी और यहाँ पर ज़्यादा मिल रही है। तो आप यहाँ पर बिल्कुल ही स्ट्रेट हिसाब से बैठे, मतलब एसपी में आप थोड़ा बहुत तो झुक रहे थे, यहाँ पे उससे भी आप कम झुक रहे हैं, मतलब काफ़ी आपको कंफर्टेबल राइड है वो मिल रही है। और अगर आप लोग यहाँ पर ये फुटपेक्स देख रहे हैं दोस्तों, तो ये बिल्कुल एसपी के समान ही है, काफ़ी कम आपको पीछे की तरफ पैर करना हो रहा है। तो आप कह सकते हैं कि ये भी आपकी जो कंफर्ट है उसमें ये बिल्कुल ऐड हो जाती है। तो ये तो मैंने सिटिंग के बारे में आपको बताया था, और आपको मैंने बता दिया है कि कंफर्ट कैसी है। अब मैं ये भी बता सकता हूँ, चाहे आप राइडर हैं चाहे आप पिलियन हैं, आपके लिए जो मतलब सीट है, जो स्पेस है, वो भी आपको काफ़ी अच्छी ही देखने में मिल रही है। और दोस्तों अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर क्लच के बारे में बताऊं, तो यस, यहाँ पर ये सॉफ्टवेयर है अगर आप SP 166 को कंपेयर कर रहे हैं तो। बाकी अगर आप लोग गियर देख रहे हैं दोस्तों, अगर आप लोग गियर शिफ्टिंग देख रहे हैं, तो यहाँ पर भी वही मैं कहूँगा, हल्का सा एफर्ट के साथ आप लोगों को यहाँ पर शिफ्ट करना हो रहा है। इसमें भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा जो दोनों में डिफरेंस है वो यहाँ पर समझ में नहीं आने वाला। अब डिफरेंस समझ में आएगा दोस्तों एक्सेलरेशन में। तो चलिए इसकी भी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है वो यहाँ पर परफॉर्म करते हैं, देन इसके बारे में आगे बात करते हैं। और चलिए दोस्तों, अब हम लोग इसको भी जो है स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट गियर पर ऑलरेडी मैंने रख दिया है 3 हॉर्न के साथ। 60 तक ऑलरेडी आप लोगों ने देख लिया है। नाउ इट्स टाइम फॉर 100, लेट्स सी। मेरे हिसाब से दोस्तों दोनों ने काफ़ी सेम जगह पर आके 100 अचीव किया है। बाकी मतलब आप लोगों ने स्क्रीन पर भी देख ली होगी, बिकॉज शिफ्टिंग वगैरह काफ़ी मतलब अप्रोप्रिएट टाइम पे किया है मैंने, तो कौन ज़्यादा क्विक है आप लोगों ने अभी तक स्क्रीन पे देख लिया होगा। बाकी हाँ, नॉर्मल में मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें समझ में नहीं आ रही दोस्तों। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि दोनों में काफ़ी हद तक सिमिलर है। ये शायद आप लोग मतलब आप थोड़े बोर हो रहा है, लेकिन दोस्तों जो सही है, जो ऑनेस्ट है, मतलब मैं वही राय आप लोगों को दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग अगर वाइब्रेशन देख रहे हैं दोस्तों, तो मेरे हिसाब से दोस्तों वाइब्रेशन में यहाँ पर ये बिल्कुल विनर बनती है, क्योंकि 90 के बाद भी आपको बहुत कम ही जो वाइब्रेशन है वो यहाँ पर समझ में आ रही है। बाकी SP भी सही
ही है, लेकिन उससे ज़्यादा बेहतर आपको यहाँ पर जो कंट्रोल वाइब्रेशन है वो देखने को मिलती है। देन अगर आप लोग देखते हैं दोस्तों तो स्टेबिलिटी में भी यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, भले 120 की टायर है लेकिन स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम यहाँ पर भी नहीं है। और जहाँ तक बात है दोस्तों कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड की, तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर भी आप 90 तक अगर आप चला रहे हैं तो आपको काफ़ी अच्छा जो राइड है वो यहाँ पर देखने में मिल जाएगा। तो बाकी ये मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि एक्सेलरेशन की अगर आप समरी देख रहे हैं तो दोनों में आपको बहुत ज़्यादा जो मतलब चेंज है वो समझ में नहीं आएगी, बाकी एग्जैक्ट क्या है वो तो आप लोगों ने स्क्रीन पर देख ही ली होगी। और दोस्तों अब इसकी जो ब्रेकिंग है टेस्ट कर लेते हैं। पहले इसको भी हम लोग 60 तक ले चलते हैं एंड फन ब्रेक अप्लाइड। नाउ टू बी वेरी ऑनेस्ट दोस्तों, यहाँ पर ये 260 की है फ्रंट में जो डिस्क है और एसपी में आप लोगों को 276 की मिल रही थी, बट मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पे समझ में नहीं आया। ठीक है, हाँ अगर आप बहुत ज़्यादा परखेंगे तो आपको लगेगा कि एसपी 160 थोड़ी सी बेहतर है, लेकिन नॉर्मल जो आप 40-50 की स्पीड पर से अगर आप बाइक को रोकने की कोशिश कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा आपको जो डिफरेंस है वो यहाँ पर फील नहीं कराएगी। मतलब वहाँ पर बड़ा है तो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से रोक रही है, यहाँ पर ये थोड़ी सी छोटी है तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस दे रही है, ऐसा आपको फील बिल्कुल भी नहीं होगी। मैं कह सकता हूँ अच्छी खासी ब्रेकिंग यहाँ पर भी मिल रही है, ब्रेक की जो बाइट फीडबैक है यहाँ पर भी आपको अच्छी ही मिल रही है। और अगर मैं आपको दोस्तों इसकी रियर ब्रेक के बारे में बताऊँ, बाइक इसकी भी मोड़ लेते हैं और चलिए दोस्तों अब इसकी जो रियर ब्रेक है इसको भी हम लोग टेस्ट करते हैं। सेम 50 तक ले चलेंगे इसको एंड रियर ब्रेक इज ऑल्सो अप्लाइड। हो देखा आप लोगों ने, ये भी हल्की सी फिसली है दोस्तों। तो जैसे मैंने आप लोगों को एसपी में बताया था, गाड़ी को मोड़ लेते हैं यहाँ पर, इसमें भी सेम चीज करते हैं, ले चलते हैं इसको 60 तक, रियर ब्रेक विथ फ्रंट ब्रेक अप्लाइड। ये देखिए ठीक है, बाकी यहाँ पर आपको आवाज़ आई होगी, लेकिन दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि गाड़ी फिसली नहीं है। ठीक है, जब ये रुकी तब हल्का सा ही जो आवाज़ है वो आपको महसूस हुई होगी। मैं ओवरऑल कह सकता हूँ दोस्तों दोनों ही की जो ब्रेक है आपको प्रोग्रेसिव महसूस होगी। रियर ब्रेक जो मैं बताना एसपी में भूल रहा था, और ओवरऑल अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो भले ही आप लोगों को एसपी में किताबी बातें ये हैं कि वहाँ पर थोड़ी सी बड़ी चीज़ आपको मिल रही है, मतलब जो डिस्क है, और यहाँ पर आप लोगों को रियर में तो डिस्क मिल ही नहीं रही है, लेकिन ब्रेक की जो ओवरऑल फीडबैक है उससे बहुत ज़्यादा चेंज जो है वो आप लोग इसमें समझ में नहीं आने वाली है। और वही अगर मैं दोस्तों आप लोग को हैंडलिंग और सस्पेंशन के बारे में कहूँ तो यहाँ पर भी जो फीडबैक है दोस्तों, एक बार मैं गाड़ी को नीचे उतारता हूं यहाँ पर, ये देखिए एसपी, और यहाँ पर दोस्तों मेरे हिसाब से आप लोगों को बहुत ज़्यादा वो जो जर्क वगैरह जो है वो आप लोगों को यहाँ पर फील नहीं हो रहा है। ठीक है, मतलब मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर भी फ्रंट और रियर जो है आप लोगों को मिड साइड पर ही सेट देखने को मिल रहा है। और ओवरऑल अगर आप दोनों में देख रहे हैं दोस्तों तो सस्पेंशन में भी ना आप लोगों को बहुत ज़्यादा समझ में जो मतलब डिफरेंस है वो यहाँ पर नहीं आने वाली है। बाकी एक चीज़ मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो एसपी से इसकी जो रियर सस्पेंशन है ना ये थोड़ी से हार्डर साइड पर है, स्टिफर साइड पर मैं कह सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर एक बार दोबारा उतार के देख लेते हैं ये, हाँ देखिए दोस्तों मैं ये नहीं कहूँगा कि मतलब जर्क बहुत ज़्यादा समझ में आ रहे हैं, लेकिन एसपी के मुकाबले ये थोड़े से स्टिफर साइड पर आप कह सकते हैं। ओवरऑल अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो सस्पेंशन यहाँ भी अच्छी तरीके से काम कर रही है, कोई से भी सिचुएशन हो इंडियन रोड्स पे आप लोग को ये बिल्कुल मदद करने वाली है। और अब दोस्तों गाड़ी को एक बार दोबारा मोड़ते हैं, पीछे कोई है नहीं, और इसकी जो हैंडलिंग है दोस्तों उसके बारे में थोड़ी सी यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा। अभी आपने देखा है शॉर्ट जगह पर मैंने मोड़ लिया है, कॉर्नरिंग वगैरह इसमें से काफ़ी अच्छी तरीके से की जा सकती है। और अगर आप लोग रियर व्यू मिरर देख रहे हैं तो यहाँ पर भी रियर व्यू काफ़ी अच्छी तरीके से ही आपको देखने में मिल रही है। और यहाँ पर दोस्तों जो स्टीयरिंग पोजीशन है थोड़ी सी और ज़्यादा अपराइट आपको फील होती है, तो यहाँ पर थोड़ी सी जो मतलब फील है वो आपको डिफरेंट मिलेगी। बाकी यहाँ पर क्या है दोस्तों, हैंडल बार क्योंकि ऊंची है तो आप सीट मतलब आप बाइक के अंदर बैठे हैं तो ओवरऑल जो फील है ये थोड़ी सी अलग देती है। बाकी मैं ये कह सकता हूँ कि दोनों में अगर आप डिफरेंस देख रहे हैं दोस्तों तो बस इतना ही है कि यहाँ पर आप थोड़ी सी अंदर की तरफ ज़्यादा बैठ रहे हैं। अगर एसपी में क्या था, आप लोग सीट पे मतलब आप बाइक पर बैठ रहे थे, ठीक है, और यहाँ पर आप बाइक के थोड़ी सी अंदर बैठ रहे हैं, तो इसी हिसाब से हैंडलिंग में आप लोगों को थोड़ी सी जो चेंज है वो देखने में मिल जाएगी। बाकी जो फुट पेग्स वगैरह उसकी जो पोजीशन है वो भी सेम है, स्पीडो ऑडो टैको सब कुछ आप लोगों को यहाँ पर भी देखने में मिल जाएगा, इसमें तो कोई चेंज नहीं है। हाँ यहाँ पर ये चार्जिंग सॉकेट है जो वहाँ पर नहीं है, बाकी वहाँ पर तो हैजार्ड है, तो ये कुछ चेंज है दोस्तों। अब हैंडलिंग में हाँ डेफिनेटली उसमें थोड़ी सी चेंज है, इसमें भी थोड़ी सी चेंज है, दोनों ही अपने आप में नायाब है और काफ़ी सही भी है। तो मैं ये कह सकता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को सेपरेट टेस्ट राइड लेना होगा ये समझने के लिए कि आपके लिए कौन सा ज़्यादा बेहतर हो सकता है, मतलब हैंडलिंग के हिसाब से अगर मैं कह रहा हूँ तो दोस्तों दोनों ही बाइक के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। चलिए अब चलते हैं कंक्लूजन की ओर, देन देखते हैं कि दोनों में से कौन सा बाइक खरीदना आप लोगों के लिए सही हो सकता है। अब दोस्तों राइड कंपैरिजन आप लोगों ने देख लिया है, सत्य वचन की घड़ी है, कौन सा खरीदना आप लोगों के लिए सही होगा। ये जो बाइक आप देख रहे हैं दोस्तों 1,40,000 में आप लोगों को देखने को मिलेगी। वहीं अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं 1,46,822, या फिर अगर आप इसकी सिंगल डिस्क वेरिएंट में जाते हैं तो वो करीबन 3 से 4 हज़ार रुपये आपको कम देखने को मिलेगी। तो टॉप मॉडल में ही अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो आप लोगों को यहाँ पर 7,000 मतलब 6,500 से 7,000 रुपये तक का जो डिफरेंस है वो यहाँ पर देखने में मिल जाएगी। देखिए दोस्तों प्राइस के हिसाब से अगर आप लोग देख रहे हैं ना तो
मतलब सही नहीं होगा अगर आप प्राइस के हिसाब से इसको जांच रहे हैं। अगर आप इसको सिर्फ राइड के हिसाब से जांच रहे हैं दोस्तों, मैं कह सकता हूं कि N250 N160 की लुक अगर आपको सही लग रही थी, आपको कंफर्टेबल राइड चाहिए, 150 सीसी की बाइक चाहिए थी, पल्सर की लुक आपको पसंद है, साथ ही आपको माइलेज जो है वो भी 45 किलोमीटर तक की चाहिए थी, रात में राइड करने के लिए प्रोजेक्टर लैंप, देन लॉन्ग राइड्स के लिए जो आप कह सकते हैं कि चार्जिंग पॉइंट वगैरह वो आपको चाहिए था। बजट आपको 1,35,40,000 तक में अलाउ कर रही थी ये जो बाइक है पल्सर N160, बढ़िया बाइक है। देन दोस्तों अगर आप लोग SP160 पे आ रहे हैं ना, सबसे पहला बात तो ये है, आपको SP का जो मॉडल था वो आप लोगों को पसंद था, लेकिन आपको ये भी चाहिए था कि थोड़ा सा और मस्कुलर हो, थोड़ी सी और पावरफुल हो, माइलेज भी आप लोगों को 45-50 तक की मिले। सबसे बड़ी बात यह है कि होंडा की जो रिलायबल इंजन है वो भी आप लोगों को चाहिए थी। साथ ही दोस्तों एक ओवरऑल जो होंडा का जो पैकेज है ना, जो विश्वास है वो आप लोगों को ज़्यादा पसंद था। बजट भी आप लोगों को 1,45,50 तक में अलाउ कर रही थी। तो मेरे ख्याल से दोस्तों SP160 आप लोगों के लिए एक बढ़िया बाइक बिल्कुल बनती है। हाँ, अगर आप लोगों को सिर्फ सीटिंग कंफर्ट के हिसाब से देखना था तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं SP160 से आप लोगों को पल्सर N150 में ना हल्की सी जो सीटिंग कंफर्ट है वो आपको ज़्यादा देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों ये था मेरा बड़ी अबाउट द कंपैरिजन बिटवीन दीज टू बाइक्स। बाकी आप लोग बिल्कुल बताएगा कौन सा बाइक खरीदना आप लोग ज़्यादा पसंद करेंगे और क्यों, कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिखना ना भूलेगा। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। बहुत जल्द मिलेंगे इसी तरीके के एक नए वीडियो में एक नए बाइक के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।